दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं या कहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था। आपसे पूछा जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्य पीरियड था 1974 से 1979 की शुरुआत इंदिरा गांधी सरकार ने की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता रोजगार सृजन था, लेकिन जनता पार्टी सरकार 1977 में सत्ता में आने के बाद ने इसे 1 वर्ष पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया और इसकी जगह रोलिंग प्लान 1978 से 80 तक लागू किया। अन्य विकल्पों की बात करें तो पहली योजना जो थी 1951 से 1956 तक थी, कृषि पर आधारित थी। चौथी योजना जो थी वह 1969 से 1974 तक थी, स्थिरता और विकास से संबंधित थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। आपसे पूछा है कि अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन थे बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनके सिंह। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में किया गया था। इसके अध्यक्ष एनके सिंह पूर्व राजनयिक, पूर्व वित्त सचिव और राज्यसभा सदस्य थे। इस आयोग की अवधि 2020-21 से 2025-26 तक रही है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करना है था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आपसे पूछा है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा नंदीवर्धन ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जल मंदिर जैन धर्म से संबंधित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण भगवान महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर राजगीर बिहार में स्थित है और जैन आस्था के प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन में दिया है सम्राट अशोक, तो बौद्ध धर्म से अधिक संबंधित है। ऋषभदेव की बात करें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर रहे हैं, लेकिन इन्होंने मंदिर का निर्माण नहीं करवाया। पार्श्वनाथ की बात करें तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है। आपसे पूछा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है इनमें से किस स्थान पर है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है। यह भारत का सबसे पुराना प्रमुख बंदरगाह है जिसकी स्थापना 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। यह हुगली नदी पर स्थित है और पूर्वी भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। बाकी ऑप्शन में चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है, कांडला बंदरगाह गुजरात में है, अब इसे दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है, और मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो कि है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(a) के अनुसार या 19(1) के अनुसार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) हर नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने, झंडा प्रदर्शित करने और अभिव्यक्ति करने का अधिकार भी आता है। हालांकि इस अधिकार का प्रयोग कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। बाकी ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 18 तो कुलीनता और पद का उन्मूलन है। अनुच्छेद 20 दंड प्रक्रिया संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है।
आपसे पूछा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। कौन थे? चौथे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्य पीरियड था 1977 से 1979 तक। ये रहे हैं प्रधानमंत्री। वह एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न 1991 और निशान ए पाकिस्तान 1990 दोनों पुरस्कार मिले। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और निशान ए पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्हें यह सम्मान भारत पाक संबंधों में सुधार और शांति प्रयासों के लिए प्रदान किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा बांध जो है गंगा नदी पर बनाया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टिहरी बांध। टिहरी बांध इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में भगीरथी नदी यानी कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी पर बना है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर ऊंचा है। बांध का निर्माण जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई व पेयजल आपूर्ति हेतु किया गया। टिहरी जल विद्युत परियोजना की कुल स्थापित क्षमता लगभग 2400 मेगावाट है। अन्य विकल्पों की बात हो तो चमेरा बांध जो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर है, कोयना बांध महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर है, और रिहंद बांध उत्तर प्रदेश सोनभद्र में रिहंद नदी सोन की सहायक नदी पर बना हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपसे पूछा है कि भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। भारत में कुल मैंगनीज उत्पादन का लगभग 40% से अधिक हिस्सा उड़ीसा से आता है। प्रमुख खदान क्षेत्र जो है सुंदरगढ़, क्योंझर, कोरापुट और बालेश्वर है। मैंगनीज का उपयोग स्टील उद्योग, बैटरी निर्माण, रसायन एवं कांच उद्योग में किया जाता है। भारत में इसे स्टील का मित्र भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। आपसे पूछा कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 ईस्वी में रहे हैं। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इससे मुसलमानों को पहली बार सांप्रदायिक आधार पर पृथक प्रतिनिधित्व मिला। यह भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की नींव रखने वाला कदम माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वह आपका कोलकाता में है। कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। इसे भारत सरकार के खनन मंत्रालय के अधीन कार्यरत रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में खनिज संसाधनों की खोज एवं सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक मानचित्रण, खनिज संसाधनों का मूल्यांकन, भूकंप, भूस्खलन व अन्य भूवैज्ञानिक आपदाओं का अध्ययन करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेविड हेयर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डेविड हेयर स्कॉटलैंड के एक घड़ी साज थे जो 1800 दशक में भारत आए। उन्होंने राजा राममोहन राय के साथ मिलकर भारतीय शिक्षा सुधार आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज, बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता की स्थापना में मदद की। उन्होंने हिंदू स्कूल और महाविद्यालय के विकास में भी योगदान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का मित्र माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपसे पूछा है 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की स्थापना वर्ष 1861 में ब्रिटिश इंजीनियर सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। उन्हें भारत में पुरातत्व अनुसंधान और खुदाई कार्य का जनक माना जाता है।
उनका कार्य प्राचीन स्मारकों, शिलालेखों, बौद्ध स्तूपों और मंदिरों की खोज व संरक्षण करना था। एएसआई का मुख्यालय कहाँ है? तो एएसआई का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 279A जो है इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वस्तु एवं सेवा कर परिषद से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 279A भारतीय संविधान में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से जोड़ा गया। इसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी से संबंधित मामलों में समन्वय स्थापित करना था। तो जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होती हैं वह केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। सदस्य जो होते हैं सभी राज्यों के शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी दरें तय करना, छूट देना और नीति निर्धारित इसका मुख्य कार्य है। इसे संविधान का संवैधानिक निकाय माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीता गोविंदम के लेखक कौन है? तो गीता गोविंदम के जो लेखक हैं वह है ऑप्शन डी जयदेव। जयदेव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गीता गोविंद के लेखक जयदेव हैं। यह पुस्तक 12वीं शताब्दी में रची गई थी। इसमें भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम लीला का काव्यात्मक वर्णन मिलता है। इसे संस्कृत साहित्य की महान काव्य कृतियों में गिना जाता है। जयदेवपुरी उड़ीसा से संबंधित थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपसे पूछा है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 3530 किलोमीटर है। यह नदी रूस में बहती है और अंततः कैस्पियन सागर में मिलती है। वोल्गा नदी को रूस की राष्ट्रीय नदी यानी कि नेशनल रिवर्स ऑफ रसिया भी कहा जाता है। इसके किनारे कई महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं, जैसे मॉस्को की सहायक नदियों से जुड़ा कजान, निजनी नोवगोराद और वोल्गोग्राद। अन्य विकल्पों की बात करें तो डैन्यूब जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूराल यूरोप और एशिया की सीमा रेखा मानी जाती है। राइन जो है पश्चिमी यूरोप की प्रमुख नदी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? आपसे पूछा कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी। तो अलबरूनी जिनकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, या भी एग्जाम में पूछ लेता है, या जो लिखी थी या फारसी भाषा में लिखी थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अलबरूनी एक फारसी विद्वान और यात्री था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक परंपराओं का गहन अध्ययन किया। उसकी प्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद है, जिसे उसने अरबी भाषा में लिखा। इस पुस्तक में उस समय के भारतीय समाज, धर्म, जाति व्यवस्था, भूगोल, खगोल शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन का विस्तृत वर्णन मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में से कौन थी? आपसे पूछा कि भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में से कौन थी? तो पहली भाषा जो थी तमिल थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की नीति शुरू की। तमिल को सबसे पहले 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद क्रमशः संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को भी 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। शास्त्रीय भाषा घोषित होने की शर्तें जो हैं वह प्राचीन उत्पत्ति और प्रारंभिक साहित्य, समृद्ध साहित्यिक धरोहर, मौजूदा भाषाओं से स्वतंत्र विकास, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में साक्षरता दर किस उम्र के बाद मापी जाती है? आपसे पूछा कि भारत में साक्षरता दर जो है किस उम्र के बाद मापी जाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 वर्ष और उससे ऊपर। भारत में साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों पर की जाती है। किसी व्यक्ति को साक्षर माना जाता है यदि वह किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता हो। 1951 की पहली जनगणना में साक्षरता की परिभाषा 5 वर्ष और उससे ऊपर थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 7 वर्ष और उससे ऊपर कर दिया गया। भारत की साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार कुल 74.04% थी, जिसमें पुरुष का साक्षरता दर 82.14% थी और महिला का साक्षरता दर जो है 65.46% थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य में पूबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में
पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। यह गुवाहाटी शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे खास तौर पर एक सींग वाले गैंडे की अधिकतम घनत्व वाली आबादी के लिए जाना जाता है। चलिए प्रमुख अन्य वन्यजीव अभयारण्य बताते हैं आपको। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है या एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है या एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील अभयारण्य उड़ीसा में है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस आयोग या समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? आपसे पूछा किस आयोग या समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर। अरे हरियाणा राज्य गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर। पंजाब राज्य के विभाजन के बाद हरियाणा और चंडीगढ़ को अलग इकाई बनाया गया। हरियाणा के गठन की सिफारिश सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति ने की थी। इस समिति ने भाषाई आधार मुख्यतः हिंदी भाषी क्षेत्र पर हरियाणा को पंजाब से अलग करने का सुझाव दिया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और इसे पंजाब एवं हरियाणा की साझा राजधानी बनाया गया। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के वीडियो से प्रश्न है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? आपसे पूछा है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो